जब पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैक ऑपेरन की बात आती है तो आप याद कीजिए उस हमारी फर्स्ट स्लाइड जिसमें हमने ये कहा था कि जब भी ओपेरन की बात आती है, स्पेसिफिकली लैक ओपेरन की, तो लैक ओपेरन के केस में हमारे पास दो रेगुलेटर होते हैं। ठीक है, हमने दो रेगुलेटर की बात करी थी। पहला रेगुलेटर जिसे हमने कहा था रिप्रेसर, और इस रिप्रेसर की बात हमने लास्ट स्लाइड में कही। रिप्रेसर बेसिकली क्या करता है, ये नेगेटिव कंट्रोल करता है, नेगेटिव कंट्रोल ऑफ लैक ऑपेरन, राइट, जिसमें हमने कहा कि ये एक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल की तरह भी काम कर सकता है और इनएक्टिवेटिंग यानी कि इनहिबिशन भी कर सकता है और इंडक्शन भी कर सकता है, राइट। दूसरा हमने जो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल डिस्कस किया था दैट इज आवर कैप प्रोटीन, यानी कि हमने कैप मॉलिक्यूल की बात करी थी, कैप मॉलिक्यूल, जिसके लिए हमने साइट भी डिस्कस करी थी कि यस प्रोमोटर के पास कैप साइट होती है, उन कैप साइट के ऊपर कैप मॉलिक्यूल बाइंड करता है। अगर इस कैप मॉलिक्यूल की बात करें तो ये है क्या एक्चुअली, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। ये जो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है ना, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। ठीक है, इस कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन को हम लोग सीआरपी भी कहते हैं, यानी कि साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे सीआरपी भी कहते हैं, साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, सो इसकी कहानी क्या है कि ये कैप मॉलिक्यूल जो है हमारा, ये बाइंड करता है सीएमपी के साथ। ठीक है, सीएमपी के साथ में यानी कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ में ये बाइंडिंग शो करेगा, और जैसे ही उसके साथ ये बाइंड करता है ये एक्टिवेट हो जाता है ना। तो हमने क्या कहा, ओपेरन है, लैक ओपेरन है, उसके दो रेगुलेटर हैं, एक नेगेटिव रेगुलेटर, एक पॉजिटिव रेगुलेटर। नेगेटिव रेगुलेटर में हमारे पास रिप्रेसर होता है और पॉजिटिव रेगुलेटर में हमारे पास एक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, जिसकी बाइंडिंग किसके साथ होती है, सीएएमपी के साथ, क्योंकि सीएएमपी के साथ बाइंड होने के बाद ही ये एक्टिवेट होता है, और ये जब एक्टिवेट होता है तो ये पॉजिटिवली रेगुलेट करता है द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरन। यानी कि पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे करेगा, पॉजिटिव रेगुलेशन का सिंपली मतलब यही है ना कि जब ये कॉम्प्लेक्स किसका, सीआरपी और सीएमपी का बाइंड करेगा आपके कैप साइट पर, तब क्या होगा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज का जो बाइंडिंग है प्रोमोटर के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज आपका इफेक्टिवली ट्रांसक्रिप्ट करेगा हमारे स्ट्रक्चरल जीन सेगमेंट को, राइट। तो हमें उससे हमारे एंजाइम्स मिल जाएंगे और वो एंजाइम जाके लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कराएंगे इजीली, राइट। सो इस चीज को हम लोग इस इमेज के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो हमारी इमेज में हमें क्या दिख रहा है कि ये हमारे पास हमारा सीआरपी है, यानी कि कैटाबोलाइट रिएक्टर प्रोटीन है, सॉरी कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है, राइट। अब ये जैसे हम लोग कैप प्रोटीन भी कहते हैं और हम इसे सीआरपी भी कहते हैं। सीआरपी कहें तो सीआरपी का मतलब साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन, राइट। सो ये क्या करेगा, ये बाइंडिंग शो करता है सीएएमपी के साथ। अब ऑब्वियसली बात है, इसे अपने एक्टिवेशन के लिए चाहिए सीएएमपी यानी कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब सेल के अंदर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अगर अवेलेबल ही नहीं होगा तो क्या सीआरपी हमारा एक्टिवेट होगा, नहीं होगा, है ना। तो सीएएमपी का होना सीआरपी के एक्टिवेशन के लिए नेसेसरी है। ये जैसे ही इसके ऊपर बाइंड करता है हमारा कैप प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, और ये एक्टिवेट होता है तो ये जाके प्रोमोटर के ऊपर जो स्पेसिफिक कैप साइट्स होती हैं उन पर बाइंडिंग शो करेगा, और इसकी बाइंडिंग के बाद आरएनए पॉलीमरेज आराम से बाइंड करता है और देन वो स्ट्रक्चरल जीन का यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करता है ना। तो ये थी पहली कंडीशन। हम बात करने वाले हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या, जब मान लीजिए जो हमारा एनवायरनमेंट है, सेलुलर एनवायरनमेंट है, उसमें सीएएमपी का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है ना। अब ये सीएमपी का अमाउंट डिक्रीज और इंक्रीज कौन रेगुलेट कर रहा है। अब ये तो हमने सोच लिया कि ठीक है कैप हमारा प्रोटीन है, उसे एक्टिवेशन के लिए सीएमपी चाहिए, और उस सीएमपी के साथ उसका जैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हमारे ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर देगा, एनहांस कर देगा। बट द क्वेश्चन इज कि सीएमपी के लेवल को भी तो कोई ना कोई मेंटेन कर ही रहा होगा ना। तो यस, सीएमपी के लेवल को मेंटेन करता है ग्लूकोज। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो सीएमपी मॉलिक्यूल है, ये सीएमपी मॉलिक्यूल बेसिकली इसको अपना एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं एडिनालाइट साइक्लेज एंजाइम, है ना, उसी से तुम्हारा फॉर्म होता है।
हमें क्या चाहिए होता है, एटीपी है, ठीक है। इस एटीपी से ही सीएएमपी की फॉर्मेशन होती है, राइट, सेल के अंदर ही फॉर्मेशन होती है। और इस फॉर्मेशन में एक एंजाइम हमारा इन्वॉल्व होता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम, है ना। ये एंजाइम आपने सुना ही होगा, इस एंजाइम का नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। अब एटीपी से सीएमपी की फॉर्मेशन के लिए इस एंजाइम का होना जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि जब आपकी इकोलाई के सराउंडिंग में ग्लूकोज अवेलेबल होता है, तो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी होने की वजह से ये जो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम है, इसका लेवल डाउन चला जाता है, क्योंकि ये एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट करता है, ग्लूकोज इनहिबिट करता है। इसका लेवल जैसे ही डाउन होगा, एटीपी से सीएमपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर सीएएमपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो सीआरपी प्रोटीन के साथ बाइंड करने के लिए सीएमपी अवेलेबल नहीं होगा, और अगर सीएमपी अवेलेबल नहीं होगा सेल में, तो ना ही हमारा एक्टिव कैप प्रोटीन बन पाएगा, कैप कॉम्प्लेक्स बन पाएगा, है ना। और ये अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो ना ही तो ये हमारे इस साइट पर बाइंड कर पाएगा, कैप साइट पर बाइंड कर पाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग भी नहीं होगा। आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग नहीं होगा तो ऑफ कोर्स ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। तो एक फैक्टर ये भी है कि जब आपकी इकोलाई के सराउंडिंग में ग्लूकोज अवेलेबल होता है तो लैक ऑफ आयरन हमारा स्विच ऑफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी कैप साइट हमारी फ्री होती है, उस कैप साइट पर कैप प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाता ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द सीएएमपी, यानी कि एक्टिवेटेड जो सीएपी प्रोटीन है हमारा, उसकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से वो साइट हमारा फ्री रहता है और लैक्टोज का ट्रांसक्रिप्शन, लैक ऑफ आयरन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता, है ना। ओके जी, सो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सेल पॉजिटिवली इसको रेगुलेट करती है। पॉजिटिव रेगुलेशन इसको इसलिए कहा, पॉजिटिव रेगुलेशन का सिंपली मतलब यही है कि किसी मॉलिक्यूल के बाइंडिंग के बाद अगर ट्रांसक्रिप्शन बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रेगुलेशन है, अगर मॉलिक्यूल के बाइंडिंग के बाद ट्रांसक्रिप्शन घट रहा है तो नेगेटिव रेगुलेशन है। रिप्रेसर के केस में आपने देखा था कि रिप्रेसर जैसे ही बाइंड करता है ऑपरेटर पर, वो नेगेटिवली उसको रेगुलेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है। लेकिन कैप जो प्रोटीन है, इसके केस में कहानी थोड़ी सी अलग है। ये जब भी बाइंड करेगा ये ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस करेगा, इसीलिए हमने इसको पॉजिटिव रेगुलेटर कहा। तो अब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है, जैसे हमने अभी बात करी कि हमें ये देखना है कि ग्लूकोज जब अवेलेबल होगा एनवायरमेंट में तो आपका सेल कैसे रिएक्ट करने वाला है। जब ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों अवेलेबल हो तब इकोलाई का सेल कैसे रिएक्ट करेगा, क्या तब भी हमारा लैक ऑफ आयरन काम करेगा, और काम करेगा तो किस लेवल पर ट्रांसक्रिप्शन वहां पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हम लोग यहां से समझते हैं। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, ग्लूकोज हमारे पास प्रेजेंट है और लैक्टोज हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि दोनों ही सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट है। इकोलाई के पास दोनों ही कार्बन सोर्स अवेलेबल है, हमारे पास ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है। तो हमने पहले ही कहा था कि जब इकोलाई की सेल के पास ग्लूकोज एज अ कार्बन सोर्स प्रेजेंट हो, तो चाहे उसके पास लैक्टोज प्रेजेंट हो या ना हो, सेल आपकी ग्लूकोज को ही प्रेफरेंस देगी और उसे ही एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करेगी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमारा लैक ऑफ आयरन कुछ इस तरीके से काम करेगा। हमारा लैक ऑफ आयरन कैसे काम करेगा, पहले तो हम कैप साइट की बात कर लेते हैं। अब देखिए, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है मतलब कि सीएएमपी का लेवल डाउन है। सीएएमपी का लेवल अगर डाउन है तो ऑफ कोर्स एक्टिवेटेड जो हमारा कैप प्रोटीन है इसका लेवल भी डाउन है, और अगर इसका लेवल डाउन है तो ऑफ कोर्स नो बाइंडिंग विद द कैप साइट, कैप साइट पर ये बाइंड नहीं करेगा। अगर ये कैप साइट पर बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को इनिशिएट नहीं करेगा, और आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग इनिशिएट नहीं होगी तो ट्रांसक्रिप्शन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई थी पॉजिटिव रेगुलेशन की। अब हम लोग रिप्रेसर की बात कर लेते हैं कि रिप्रेसर यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। तो रिप्रेसर का फॉर्मेशन तो हो गया है ना, लेकिन क्या होता है कि रिप्रेसर का फॉर्मेशन हो गया, रिप्रेसर हमारी कैसी स्टेज में था, रिप्रेसर हमारा एक्टिव स्टेज में है। अब रिप्रेसर भाई साहब जाके बाइंड करेगा ऑपरेटर पर। तो जब ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि रिप्रेसर हमारा बाइंड करेगा किस पर, रिप्रेसर हमारा बाइंड करेगा ऑपरेटर पर जाकर, और जो हमारा आगे जाके इनहिबिट कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबल कंडीशन ये भी हो सकती है, क्योंकि लैक्टोज अवेलेबल है
और ग्लूकोज भी अवेलेबल है, तो ऑल द टाइम आपका ग्लूकोज तो अवेलेबिलिटी नहीं हो सकता, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ग्लूकोज का डेफिशिएंसी आ जाएगा, है ना। तो इन दैट केस हमारा जो सेल है वो लैक्टोज को एज एनर्जी सोर्स यूज करने लगेगा। तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं लैक्टोज से क्या बनेगा, एलोलैक्टोज बनेगा, और ये एलोलैक्टोज बाइंड करेगा रिप्रेसर के ऊपर जाके, और जैसे ये रिप्रेसर पर जाकर ये बाइंड करेगा, ऑपरेटर हमारा फ्री हो जाएगा, और ऑपरेटर फ्री होगा तो आरएनए पॉलीमरेज इजीली यहां पर सिंथेसाइज कर पाएगा। ठीक है, ये हमारी दूसरी कंडीशन थी। कब, जब ग्लूकोज का लेवल डाउन चला जाता है तब। जब तक ग्लूकोज अवेलेबल है सेल उसी को एज अ कार्बन सोर्स यूज करेगा, लेकिन जैसे ही वो उसका अमाउंट डिक्रीज होता है लैक ओपैरॉन एक्टिवेट हो जाता है और वो लैक्टोज को यूज करता है एज अ एनर्जी सोर्स, और जैसे ही लैक्टोज को एनर्जी सोर्स यूज किया जाएगा उसे एलोलैक्टोज की फॉर्मेशन होगी जो कोरोप्रेसर की तरह काम करेगा, और आगे जाके बीटा ग्लाइकोसाइडेज हमारे और एंजाइम्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी जो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कराएंगे। ठीक है, एक कंडीशन हमारे पास क्या है, ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है, जो अभी हमने बात करी है ना। सो इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि ग्लूकोज अगर हमारे पास कंप्लीटली एब्सेंट हो गया है तो कैप साइड के साथ यहाँ पे क्या होगा, देखो कैप साइड पर क्या होगा, हमने पहली बात यहाँ पे करी थी कि कैप साइड के साथ हमारा क्या हो रहा था, क्योंकि सीएमपी का लेवल डाउन था, एक्टिवेटेड सीएपी प्रोटीन नहीं बन रहा था, नहीं बन रहा था तो कैप साइट हमारी फ्री थी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज एब्सेंट है, और जैसे ही ग्लूकोज एब्सेंट है सीएमपी का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। और सीएमपी का लेवल जैसे ही बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है एक्टिव कैप प्रोटीन हमारे पास होगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा। एक्टिव अगर कैप प्रोटीन का लेवल बढ़ गया तो ऑफकोर्स कैप साइट के ऊपर बाइंडिंग शो करेगा, और कैप साइट पर जैसे ये बाइंडिंग शो करेगा हम क्या देखते हैं, आरएनए पॉलीमरेज इफेक्टिवली बाइंड कर पाएगा जो अगेन ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो ये था कि किस तरीके से लैक ओपैरॉन एक्चुअली वर्क करता है ना। तो अब हम इस चीज को समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें बात करी। राइट, पहली कंडीशन हम देके चलते हैं कि मेरे पास ग्लूकोज अवेलेबल है, ठीक है, एनवायरमेंट में ग्लूकोज भी है और लैक्टोज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो पहली कंडीशन, जब मेरे पास सिर्फ ग्लूकोज एज अ कार्बन सोर्स है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या कैप बाइंड कर पाएगा कैप साइड पे, तो यहां पर आंसर होगा नो। रीजन, क्योंकि ग्लूकोज अवेलेबल है भाई, और ग्लूकोज अवेलेबल है तो सीएमपी का लेवल डाउन है, सो एक्टिव कैप बनेगा नहीं, है ना। सो यस, रिप्रेसर बाइंड करेगा, ऑफ कोर्स बाइंड करेगा, क्योंकि रिप्रेसर बाइंड करेगा तभी तो हमारा लैक ओपैरॉन यहां पर स्विच ऑफ रहेगा। राइट, सो यहाँ पे कैप की बाइंडिंग भी नहीं होगी, रिप्रेसर बाइंड करेगा, यस रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, लैक ओपैरॉन का यहाँ पे कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और अगर हम सीएमपी की कंसंट्रेशन कहें तो यहाँ पे सीएमपी कंसंट्रेशन बहुत ही कम रहेगी। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है कि मेरे पास एज ए एनर्जी सोर्स ग्लूकोज भी अवेलेबल है और लैक्टोज भी अवेलेबल है। सो ऐसी कंडीशन में मेरा कैप बाइंड करेगा, हमने लास्ट में यहीं पे डिस्कस किया था, जब तक ग्लूकोज अवेलेबल है कैप का लेवल हमारा डाउन ही रहेगा, सो नो कैप बाइंड्स। रिप्रेसर बाइंड करेगा, यस रिप्रेसर बाइंड करेगा, क्योंकि भैया अभी तक हमारा ग्लूकोज अवेलेबल है, और जब तक ग्लूकोज अवेलेबल है रिप्रेसर हमारा बाइंड करेगा। ठीक है, इन केस हमारा लैक्टोज को जब एनर्जी सोर्स चूज किया जाएगा तब हमारा रिप्रेसर हमारा एलोलैक्टोज से बाइंड करेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड हमारी कंडीशन क्या है कि ना तो ग्लूकोज एनर्जी सोर्स की तरह अवेलेबल है ना ही लैक्टोज, तो इन दैट केस क्या हमारा लैक ओपैरॉन एक्टिवेट होगा, यस। सो कैप बाइंड करेगा, यस कैप बाइंड करेगा, रिप्रेसर बाइंड करेगा, रिप्रेसर भी बाइंड करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन होगा, कोई ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब हमारी फोर्थ कंडीशन और लास्ट कंडीशन ये होती है कि हमारे पास एनर्जी सोर्स में सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज ही अवेलेबल है, तो ऐसी कंडीशन में कैप बाइंडिंग भी शो करेगा, रिप्रेसर बाइंड करेगा, रिप्रेसर बाइंडिंग ऑफ कोर्स शो करेगा लेकिन ऑपरेटर के साथ नहीं, एलोलैक्टोज के साथ, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा नो, और ट्रांसक्रिप्शन होगा, यस हमारा ट्रांसक्रिप्शन हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा समरी था लैक ओपैरॉन रिस्पॉन्सेस का, कि किस तरीके से लैक ओपैरॉन रिस्पॉन्स करता है इन डिफरेंट कंडीशन में। अब एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो हमें समझनी है, जिसे हम कहते हैं डायोक्सिक ग्रोथ, या फिर उसे हम कहते हैं ग्लूकोज का इफेक्ट। ये चीज अभी हमने समझी कि जब तक हमारा ग्लूकोज अवेलेबल है
आपका इकोलाई लैक्टोज को एब्जॉर्ब नहीं करता ऐसा कार्बन सोर्स, और लैकोपेरॉन हमारा स्विच ऑफ ही रहता है ना। तो ये ग्लूकोज का ही इफेक्ट है कि जब तक ग्लूकोज रहेगा एनर्जी सोर्स में वही यूज होगा, ठीक है। सो देखिए, एक कंडीशन है हमारे पास, जब हमारे पास एनर्जी सोर्स में सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज अवेलेबल है तो हमें ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। हमारा ग्राफ आपको दिख रहा है, लैक्टोज जब तक आपका एनर्जी सोर्स की तरह अवेलेबल है तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा जिसे हम कहते हैं सिग्मॉइड, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एक सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है हमारा, है ना। लेकिन ग्लूकोज जब होगा तो ग्लूकोज और लैक्टोज, मान लीजिए सेकेंड कंडीशन मेरी ऐसी है जिसमें मेरे पास ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों अवेलेबल है, ठीक है। तो हम यहां से डिनोट कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन ओनली लैक्टोज, एंड सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ग्लूकोज को एज ए एनर्जी सोर्स यूज किया जाएगा, और ग्लूकोज को एनर्जी सोर्स यूज किया जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है हमारा इकोलाई, है ना। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब ग्लूकोज हमारा, उस ग्लूकोज की डेफिशिएंसी आ गई, तो हम देखते हैं कि एक लैग फेज आ जाता है, क्योंकि इस लैग फेज में सेल हमारी दूसरे कार्बन सोर्स को यूज करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है ना। सो इस लैग फेज के बाद हम देखते हैं कि लैक्टोज को सेल यूज करती है और हमारा वापस से ग्रोथ हमारा सिग्मॉइड टाइप का हो जाता है। तो ये होता है ग्लूकोज इफेक्ट, या ग्लूकोज इफेक्ट के साथ साथ हम इसे कहते हैं डायोक्सिक ग्रोथ, ठीक है। जिसमें हमने क्या देखा कि अगर किसी मीडिया में इकोलाई सेल को रखा जाता है ग्लूकोज एंड लैक्टोज के साथ, तो सबसे पहले इकोलाई ग्लूकोज को एज अ कार्बन सोर्स यूज करता है, और जैसे ही ग्लूकोज की डेफिशिएंसी आती है सेल की ग्रोथ में हमें एक लैग फेज देखने को मिलता है, और उस लैग फेज के तुरंत बाद हमें वापस से एक सिग्मॉइड ग्रोथ देखने को मिलेगा, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म उसकी ग्रोथ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, जो बाद में स्टेशनरी फेज को अटेन कर लेता है डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कार्बन सोर्स, है ना। इसी चीज को हम कहते हैं ग्लूकोज इफेक्ट या फिर डायोक्सिक ग्रोथ। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ ग्लूकोज टू इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स इस टर्म इज ग्लूकोज इफेक्ट, यानी कि जब तक ग्लूकोज मेरा अवेलेबल था उसने बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की सिंथेसिस को रोका, और उसी चीज को हम कहते हैं ग्लूकोज इफेक्ट। और क्योंकि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की फॉर्मेशन नहीं हो रही, इसीलिए लैक्टोज को यूज करने में इकोलाई जो सेल था वो हेल्पलेस था। जब तक ग्लूकोज है वो लैक्टोज को एज अ कार्बन सोर्स यूज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ग्लूकोज को यूज कर लेता है और ग्लूकोज की डेफिशिएंसी आ जाती है, सेल के अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का अमाउंट बढ़ जाता है और लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए लैकोपेरॉन का एक्टिवेशन हो जाता है। इसी चीज को हम कहते हैं ग्लूकोज का इफेक्ट। The ability of glucose to inhibit the synthesis of certain enzyme termed as the glucose effect, right? So I hope guys आपको लैकोपेरॉन का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। लेंदी लेसन है बट ऑफ कोर्स इस लेसन के बाद आपको लैकोपेरॉन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं बचता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी डाउट रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन